हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। रिसोर्सेज में हमने जो सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हम 10th क्लास में सब्जेक्ट सोशल स्टडी, जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो एग्रीकल्चर है। देखते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको ध्यान से पढ़ना है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। अगर हम एग्रीकल्चरली दृष्टि से देखें तो भारत एक महत्वपूर्ण देश है। 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. तो 2/3 of its population यानी 2/3 जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर में संलग्न है, इंगेज है। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो है वो प्राथमिक क्रिया है, which produces most of the food that we consume। ये एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है। Besides food grain, it also produces raw material for various industries। इसके अलावा फूड ग्रेन्स के अलावा ये प्रोड्यूस करती है रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, यानी विभिन्न इंडस्ट्रीज के लिए ये विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल्स जो है, कच्ची सामग्री भी जो है ये उत्पन्न करती है। Moreover, some agricultural products like tea, coffee, spices, etc. are also exported। क्या आप कृषि वाले कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम जो है आप बता सकते हो? Moreover, some agricultural produce like tea, coffee, spices, etc. are exported। जो कच्चे माल पर जो इसके अलावा कुछ जो प्रोडक्ट है जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले, ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के प्रकार। एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। ओवर दीज ईयर्स, हजारों वर्ष के दौरान कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड significantly depending upon the characteristics of physical environment। पिछले वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण, टेक्नोलॉजी और सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में परिवर्तन हुआ है। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, अभी वर्तमान में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिसेस, यानी विभिन्न प्रकार की खेती जो है हमारे यहाँ की जाती है। फर्स्ट है प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल practiced in few pockets of India। ये जो फार्मिंग का प्रकार है वो अभी भी इंडिया के कुछ भागों में की जाती है। प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड। ये भूमि के छोटे से टुकड़े पर ये एग्रीकल्चर की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्राइमिटिव टूल्स लाइक हो, डाव एंड डिगिंग स्टिक्स। ये जो एग्रीकल्चर की जाती है ये इन इक्विपमेंट के सारे की जाती है, जैसे हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स। इसकी सहायता से ये
एग्रीकल्चर की जाती है, प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और इसके अलावा एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। इस कृषि को करने वाले जो फैमिली मेंबर होते हैं और कम्युनिटी लेबर होते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। इस प्रकार की जो फार्मिंग है वो मानसून के ऊपर निर्भर करती है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन। और इसके अलावा पर्यावरणीय परिस्थितियों की जो उपयुक्त स्थिति होती है वो भी निर्भर करती है इस प्रकार की खेती में। इट इज ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चरल। ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड। जो पैच ऑफ लैंड होता है, जो भूमि का टुकड़ा होता है, फार्मर्स उसको क्लियर करते हैं एंड प्रोड्यूस सीरियल्स, और इसके ऊपर जो है सीरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। जो उनकी फैमिली के लिए जो सस्टेन होते हैं उस प्रकार की फसल को वो जैसे सीरियल्स है या अदर फूड क्रॉप्स है वो इसके ऊपर उगाते हैं। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, जब भूमि की जो फर्टिलिटी होती है डिक्रीज हो जाती है, कम पड़ जाती है, द फार्मर्स शिफ्ट एंड क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ लैंड ऑफ कल्टीवेशन। तो जो फार्मर्स होते हैं उस भूमि के टुकड़े को शिफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं और दूसरे पैच ऑफ लैंड के ऊपर जो है कल्टीवेशन करते हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इस प्रकार की एग्रीकल्चर से जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो पुनः बढ़ जाती है। जो उर्वरता शक्ति होती है वो मिट्टी की बढ़ जाती है। थ्रू द नेचुरल प्रोसेस के कारण इसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर्स। लैंड प्रोडक्टिविटी जो होती है इस प्रकार की एग्रीकल्चर में वो लो होती है। इस कारण जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते हैं और अदर मॉडर्न इनपुट्स, जो भी मॉडर्न इनपुट्स है उनका भी यूज इसमें नहीं किया जाता। आधुनिक तकनीकों का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के जो विभिन्न पार्ट्स है उसमें इस एग्रीकल्चर को डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है। कैन यू नेम सम सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग? क्या आप जो है इस प्रकार की कृषि की जाती है उसके नेम आप बता सकते हो? इट इज जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ पर इसको जूमिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसके अलावा कामलू एंड मणिपुर में इस प्रकार की एग्रीकल्चर को कामलू कहा जाता है। दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इस प्रकार की एग्रीकल्चर को दीपा कहा जाता है। एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इसके अलावा दीपा जो कहा जाता है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी इसको इसी नाम से पुकारा जाता है। अब हम देखेंगे जूमिंग। तो जूमिंग की जो ये कृषि है वो किस प्रकार की जाती है उसको हम देख लेते हैं। The slash and burn agriculture is known as milpa। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मिल्पा भी कहा जाता है इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा भी कहा जाता है। इसके अलावा कोनुको इन वेनेजुएला में इस कृषि को कनुको कहा जाता है। एंड रोका इन ब्राजील के अंदर इसको रोका कहा जाता है।
मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में इसको मसोले कहा जाता है। लडान इन इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में इसको लडान कहा जाता है। रे इन वियतनाम, वियतनाम में इसको रे के नाम से पुकारा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जूमिंग एग्रीकल्चर है उसके डिफरेंट नेम है इन डिफरेंट कंट्रीज में। इन इंडिया, भारत में दिस प्राइमेटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, ये जो कल्टीवेशन का जो प्राइमेटिव फॉर्म है, ये जो प्रारंभिक किस्म की खेती है, इसको इस कॉल्ड बेवर, बेवर कहा जाता है। और दहिया इन मध्य प्रदेश, प्राइमेटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन जो है हमारे इंडिया में, इसको बेवर और दहिया के नाम से पुकारा जाता है इन मध्य प्रदेश। इंडिया में जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर इस एग्रीकल्चर को यानी कि जूमिंग को बेवर और दहिया के नाम से पुकारा जाता है। पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में इसको पेडू या पेंडा कहा जाता है। पेमा दाबी और कॉमन और ब्रिंगा इन उड़ीसा, उड़ीसा में इसके जो नेम है वो पेमा डाबी है और कॉमन है, ब्रिंगा है। कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में इसको कुमारी कहते हैं। वालरे और वालतरे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, ये इम्पोर्टेंट है आपके राजस्थान में, इसको जो है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसको वालरे के नाम से पुकारा जाता है। खिल इन द हिमालयन बेल्ट, हिमालयन बेल्ट के अंदर इसको खिल कहा जाता है। कुरुवा इन झारखंड, और झारखंड के अंदर इसको कुरुवा बोला जाता है। एंड जूमिंग द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स है वहाँ पर इसको जूमिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो जूमिंग कृषि है इसको विभिन्न नामों से जो है पुकारा जाता है। अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इस प्रकार की कृषि जो है वो किस प्रकार की जाती है वो हम देखते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर की जाती है वो उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर भूमि पर पॉपुलेशन का जो दबाव होता है, जो डेंसिटी होती है, प्रेशर होता है, वो ज़्यादा होता है लैंड के ऊपर, वहाँ पर इस प्रकार की इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। तो ये जो है श्रम गहन फार्मिंग है, यानी इसमें श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, इस प्रकार की एग्रीकल्चर में बायोकेमिकल इनपुट्स की हाई डोज का यूज किया जाता है। एंड एरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए इसमें एक तो बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज किया जाता है और एरिगेशन का यूज भी इसमें जो है किया जाता है। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशंस हैज rendered land holding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. तो इस प्रकार जो है एक तो भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जोतों का आकार जो है छोटा और अनयूजफुल होता जा रहा है, और किसान जो है वैकल्पिक रोजगार प्राप्त नहीं होने के कारण जो है सीमित भूमि से अधिकतम जो है पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। Thus there is enormous pressure on agricultural land. इस प्रकार एग्रीकल्चर के ऊपर जो है बहुत अधिक प्रेशर है। ये तो था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब कृषि का जो
दूसरा रूप है वो है कमर्शियल फार्मिंग, यानी वाणिज्यिक खेती, वाणिज्यिक कृषि। तो कमर्शियल फार्मिंग जो है वो किस प्रकार की जाती है, कहाँ की जाती है, वो हम देखते हैं। तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज यूज ऑफ हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। तो इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इसमें जो यूज की जाती है वो हायर डोज यूज किया जाता है और मॉडर्न इनपुट्स, जो आधुनिक जो निवेश है उनका ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यूज किया जाता है। यही इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कमर्शियल फार्मिंग की, कि इसमें जो है द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये HYV सीड्स इसमें यूज किए जाते हैं। आधुनिक बीज जिसको हम कहते हैं, उन्नत किस्म वाले बीजों का यूज इसमें किया जाता है। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इसमें यूज किया जाता है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें जो कीटनाशक है, खाद वगैरह है, इनका यूज किया जाता है। द डिग्री ऑफ commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop. तो कुछ फसलें ऐसी होती है तो कुछ क्षेत्रों में सबसिस्टेंस क्रॉप्स के अंतर्गत आती है, और वही फसल जो है अनदर स्टेट में कमर्शियल क्रॉप्स के अंतर्गत आती है। जैसे कि एग्जांपल बताया है कि राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में, क्योंकि वहाँ पर इसका जो यूज होता है कम होता है, बट इन उड़ीसा इट इज सबसिस्टेंस क्रॉप्स। जबकि उड़ीसा में राइस का यूज ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर ये सबसिस्टेंस क्रॉप्स है। नेक्स्ट है प्लांटेशंस का मतलब है रोपण कृषि, जिनमें पौधों को रोपकर कृषि की जाती है। प्लांटेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। जो प्लांटेशंस जो है वो भी कॉमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस फार्मिंग के अंतर्गत a single crop is grown on a large area. विस्तृत मैदानों में एक सिंगल क्रॉप बोई जाती है, तो प्लांटेशन आपके आ सकता है। तो प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर का एक रूप है, ये कमर्शियल फार्मिंग है। और इसमें क्या किया जाता है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, सिंगल क्रॉप जो है बोई जाती है ऑन अ लार्ज एरिया, लार्ज एरिया में जो है सिंगल क्रॉप जो है बोई जाती है। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो रोपण कृषि जो है वो उद्योग और कृषि के बीच एक अंतर पृष्ठ है, इंटरफेस है ये, यानी दोनों के बीच में जो है इंटरफेस का काम करती है। क्योंकि रोपण कृषि के अंतर्गत जो प्रोडक्टिविटी होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो इंडस्ट्रीज में काम आता है। इसलिए प्लांटेशंस जो है वो यहाँ पर इंटरफेस का काम करता है। प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर। तो रोपण कृषि के अंतर्गत व्यापक क्षेत्र में ये की जाती है और इसमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और श्रमिकों की भी जो है ज़्यादा इसमें आवश्यकता होती है। श्रमिकों की सहायता से जो है ये कृषि की जाती है, माइग्रेंट लेबरर।
All the produce is used as a raw material in respective industries. तो इनसे प्राप्त जो भी प्रोडक्शन होता है वो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इन इंडिया, भारत में टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना etc. आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। तो प्लांटेशन क्रॉप्स के जो एग्जाम्पल है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लांटेशन क्रॉप्स के 2 एग्जाम्पल्स बताइए। तो आपको याद रखना है कि हमारे भारत में टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना ये इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है। टी इन आसाम and North Bengal, coffee in Karnataka are some of the important plantation crops grown in these states. तो इस प्रकार की जो प्लांटेशन क्रॉप्स है तो कौन से स्टेट्स में कौन सी जो क्रॉप्स है वो बोई जाती है। तो इसमें टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल और असम में टी जो है वो ग्रोन की जाती है। इसके अलावा कर्नाटका कॉफ़ी जो है वो कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में जो है बोई जाती है। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, ये जो प्रोडक्शन होता है मेनली मार्केट के लिए होता है। ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट से, वो विकसित होते हैं। ट्रांसपोर्ट के जो भी व्हीकल्स है, इसके अलावा कम्युनिकेशंस है वो कनेक्ट रहते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस। तो प्लांटेशंस के डेवलपमेंट के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो परिवहन और संचार के जो साधन है वो इसमें योगदान करते हैं। इसका जो डेवलपमेंट होता है प्लांटेशंस के लिए वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल्स जो करते हैं वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं बनाना प्लांटेशन इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है वहाँ पर बनाना की खेती इस प्रकार की जाती है। एक साथ जो है लार्ज एरिया में जो है सिंगल क्रॉप बोई जाती है, यानी कि यहाँ पर लार्ज एरिया में एक ही प्रकार की फसल है। ये जो आप देख सकते हो बनाना है, ये बनाना की क्रॉप है और एक साथ बोई गई है, ये सिंगल क्रॉप है। इस प्रकार ये बम्बू प्लांटेशन है इन नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत ये बम्बू प्लांटेशंस है। एक साथ जो है बबूल के जो वृक्ष है वो बोए गए हैं। इस प्रकार ये प्लांटेशंस जो है एग्रीकल्चर की जाती है। इम्पोर्टेंट है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसके बाद में क्रॉपिंग पैटर्न कृषि का जो प्रारूप है इसको हम क्रॉपिंग पैटर्न्स कहते हैं। यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्यूरिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया। आपने भारत की भौगोलिक विविधता और संस्कृतियों की जो है डाइवर्सिटी है, जो बहुलता है, उसके बारे में आपने पढ़ा है। These are also reflected in agricultural practices and cropping patterns in the country। ये देश में जो कृषि पद्धतियां हैं और जो पैटर्न्स है, जो शस्य प्रारूप है, उसको ये रिफ्लेक्टेड करता है, प्रतिबंधित करता है। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स। तो वेरियस जो फूड के जो टाइप्स है और फाइबर क्रॉप्स है। फाइबर क्रॉप्स का मतलब जो है आपके रेशेदार फसलें हैं, वेजिटेबल्स है एंड फ्रूट्स है, स्पाइसेस है एंड कंडीमेंट्स है। ये जो इस प्रकार जो है ये फसलें हैं। इस प्रकार देश में जो बोई जाने वाली जो ये फसलें हैं, विभिन्न प्रकार की फूड क्रॉप्स है, रेशे वाली फसलें हैं, सब्जियां, फल, मसाले, इसमें ये शामिल है। Constitute some of the important crops grown in the country। जो है ये जो है इंडिया के अंदर ये इस प्रकार की फसलें जो है बोई जाती है। इंडिया हैज
3 क्रॉपिंग सीजन्स, हमारे इंडिया में जो है 3 क्रॉपिंग सीजन्स है, 3 प्रकार के जो है सीजन्स है, 3 प्रकार की जो कृषि की ऋतुएं हैं, वो एक तो है रब्बी, सेकंड है खरीफ और तीसरी है जायद। तो इनके बारे में हम देखते हैं। रब्बी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, यानी रब्बी की जो फसल है वो शॉन की जाती है विंटर सीजन में, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये बोई जाती है। एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, और इसको हार्वेस्टेड किया जाता है यानी इसकी कटाई की जाती है समर वेकेशन में फ्रॉम अप्रैल टू जून। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। तो ये जो रबी की फसलें हैं, कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है रबी की फसल कौन कौन सी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। गेहूँ, जो मटर, ग्राम, चना वगैरह, सरसों है, ये मुख्य रबी की फसलें हैं। These crops are grown in large parts of India. इंडिया के लार्ज पार्ट्स में ये क्रॉप्स ग्रोन की जाती है। स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। और व्हीट के प्रोडक्शन के लिए जो हमने ये स्टेट्स बोले हैं, तो ये जो स्टेट्स है ये व्हीट की प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। एंड अदर रबी क्रॉप्स, और जो दूसरी रबी क्रॉप्स है जिसमें हमने आपको बताया था ये पीस वगैरह है, ग्राम है, व्हीट है, इनके लिए ये स्टेट्स जो है ये फेमस है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ precipitations during winter months due to the western temperate cyclones helps in the success of these crops। और के अलावा जो विंटर सीजन्स में जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, उससे जो रेन होती है विंटर सीजन्स में, वो क्रॉप्स के लिए जो है वो हेल्प करती है। However, the success of the green revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned रबी क्रॉप। रबी की जो फसल है उसकी ग्रोथ में जो इम्प्रूव हुआ है उसका एक रीजन जो है ये है आपके ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशंस के कारण जो है पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पार्ट्स ऑफ राजस्थान में रबी की जो क्रॉप्स है उसमें जो है प्रोडक्शन बढ़ा है। दूसरा है आपके खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स है उसमें ये बोई जाती है। खरीफ की जो फसल है वो मानसून आने से, मानसून के दरमियान जो है ये कंट्री में बोई जाती है। एंड दीज आर हार्वेस्टेड, ये कटाई की जाती है इन सितंबर अक्टूबर, और सितंबर और अक्टूबर के बीच में खरीफ की जो फसल है उसको हार्वेस्टेड किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन्स आर पैडी, मेज, जौवर, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो खरीफ की जो फसल है उसके अंतर्गत ये इस प्रकार की जो फसलें हैं, मेज, जौवर वगैरह, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, ये फसलें बोई जाती है खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। तो ये इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स है। तो चावल का उत्पादन जो होता है
वो मुख्य रूप से जो रीजन्स है, आसाम के रीजन्स है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा के कोस्टल रीजन्स है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र, particularly the Konkan coast, along with उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यहाँ पर भी चावल की खेती की जाती है। रिसेंटली पैडी हैज आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। पैडी की जो फसल है, जो क्रॉप्स है, वो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के रूप में जानी जाती है पंजाब एंड हरियाणा में। इन स्टेट्स लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ईयर में जो है पैडी की 3 क्रॉप्स तैयार की जाती है, उगाई जाती है। दीज आर ऑस, अमन एंड बोरो। ये पैडी की जो है 3 क्रॉप्स है, ये टाइप्स है इसके पैडी के, जो ग्रोन किया जाता है इन ईयर, 1 साल के अंतर्गत जो है इसमें ये तैयार किया जाता है, ऑस, अमन एंड बोरो। के अलावा इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन्स, यानी अब हम पढ़ेंगे जायद की फसल के बारे में। जायद की जो फसल है वो सोन की जाती है बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन्स। रबी का सीजन और खरीफ का सीजन, जो दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसमें जायद की फसल बोई जाती है। ये शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट सीजन होती है ड्यूरिंग द समर मंथ्स। जो गर्मी के कुछ महीने होते हैं, मई, जून वगैरह, अप्रैल, तो उसमें जायद की फसल बोई जाती है। इसलिए इसको जो है नॉन एज द जायद सीजन, इसको जायद का सीजन कहा जाता है। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग जायद आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। तो जायद की फसल के अंतर्गत जो फसलें बोई जाती है उसमें आपके मुख्य रूप से तरबूज, खरबूजे है, सब्जियां है और फोडर है। इस प्रकार की फसल से इसमें ली जाती है। शुगर कैन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। इसके अलावा गन्ने की फसल को भी तैयार होने में 1 ईयर लगता है। तो अब जो है नेक्स्ट है मेजर क्रॉप्स। 3 प्रकार की जो क्रॉपिंग पैटर्न है हमारे यहाँ इंडिया में, जैसे रबी, खरीफ एंड जायद, तो उसके अंतर्गत जो मेजर क्रॉप्स हैं, उस मेजर क्रॉप्स के बारे में हम देखेंगे। मुख्य फसलें हैं, तो मुख्य फसलें कौन कौन सी है और ये किस प्रकार क्लाइमेट वगैरह, मिट्टी वगैरह उसमें उगाई जाती है, वो देखेंगे। ए वैरायटी ऑफ फूड and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices। तो मिट्टी, जलवायु, कृषि पद्धति में अंतर होने के कारण देश के जो विभिन्न क्षेत्र है, वेरियस पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, उनमें विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की जो खाद्य फसलें हैं और जो अखाद्य फसलें हैं वो उगाई जाती है। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेज, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। जो मेजर क्रॉप्स है तो इंडिया में ग्रोन की जाती है, उनमें राइस है, व्हीट है, मिलेट्स है। मिलेट्स आप जानते ही हो, मिलेट्स जो है मोटा अनाज जो होता है, जिसके अंतर्गत जो बाजरा वगैरह आते हैं। तो इस प्रकार की जो फसलें हैं वो उगाई जाती है। इसके अलावा कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड्स है, जूट है। इस प्रकार की जो है ये मेजर क्रॉप्स है, हमारे इंडिया में ग्रोन की जाती है। तो सब हमने आज क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।